मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप नहीं कर रहे हो ना प्रैक्टिस, तो अभी देखो आपका रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पेपर में पास नहीं होने देंगे। इस पेपर के अंदर अभी भी स्टिल कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर आप यकीन मानना, बच्चों को 5 साल हो गए हैं पेपर देते देते। सीबीसीएस मोड के जो बच्चे थे उनका फाइनल है, अगर इस साल वो पास नहीं हुए कॉर्पोरेट अकाउंट में तो उनको सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना पड़ जाएगा फिर से जाके। और इस बार का पेपर वैसे ही थोड़ा सा ऐसा, अभी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। पेपर जो है चेक तो हुआ है, लेकिन बहुत बच्चे जो गलती कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा। अगली क्लास में आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 15 का, जो बच्चा मुझे होमवर्क सेंड करेगा कंप्लेंट वाले नंबर पे, सिर्फ वही स्टूडेंट लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन कर पाएगा, बाकी बच्चे लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो मीन्स आपके लिए लाइव क्लास है ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको अगली क्लास के अंदर किसी भी कंडीशन पे कर करके मुझे डालना है, और ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी कर लिया, प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से रजिस्टर पे करके प्रॉपर पीडीएफ बना के आपको डालना है कंप्लेंट वाले नंबर पे। जो बच्चे रहेंगे कंप्लेंट वाले नंबर पे, जो डालेंगे नेम और नंबर, उसी के हिसाब से उन्हीं के नंबर पे लाइव शेड्यूल लगेगा, अदरवाइज उन बच्चों को नहीं लगेगा। ध्यान रखना, कल वाली क्लास अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, नहीं तो फायदा क्या है। वीडियो तो प्रीवियस ईयर के भी करवा रखे हैं, पहले भी करवाए हुए हैं, वो देख के कर सकते हो, कोई बेनिफिट मिलेगा थोड़ी ना आपको, और उसका कुछ मतलब नहीं बनता आपका। आप एग्जाम में जब जाओगे ना, तो एग्जाम में क्या हालात हो जाती है बच्चों का वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आप सेमेस्टर 1 से आए हो, 1 में थोड़ा बहुत आपने देखा, अभी आपको पता नहीं है डीयू क्या से क्या कर देती है। अगर डीयू का किस्मत सही रहा तो ठीक, नहीं तो अगर पेपर कोई चेकिंग होने लगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर डीयू अपने हिसाब से अगर ढंग से बनाने लग जाए तो डीयू के अंदर 10% बच्चा भी पास ना हो कॉर्पोरेट अकाउंट में, 10%, 90% बच्चे फेल हो जाएंगे इसके अंदर। तो वो तो शुक्र मानिए, पेपर का चेकिंग कुछ ऐसा है इनका जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही है कि भाई चेकिंग हो रही है, बहुत सारे जो कॉलेज के अंदर है इंटरनली सही से नहीं काम कर रहे हैं, उन सभी चीजों पे डिस्कशन हो रहा है। एक बार वो फाइनलाइज होगा तो आप लोगों के लिए एक मुसीबत आने वाली है, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक बार पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाने से पहले पूरे क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 16, आपके बुक का ही है। कहता है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है, रेट एंड टैक्स दे रखा है, आपको भी पता है, अदर एक्सपेंस, परचेज, परचेज में वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट में अलाउड है, कहाँ जाएगा ये, अदर एक्सपेंस में, फ्यूल अदर एक्सपेंस में, बिल्डिंग पीपीई, कैरिज इनवर्ड अदर एक्सपेंस, सन्ड्री डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में डाल दो, प्लांट एंड मशीनरी पीपीई, लूज टूल्स, कहाँ जाएगा लूज टूल्स बताओ, लूज टूल्स इन्वेंट्री किसका पार्ट होगा, इन्वेंट्री का, एडवर्टीजमेंट अदर एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, बेड डेट्स अदर एक्सपेंस, डिबेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, मिसलेनियस अदर एक्सपेंस, इंश्योरेंस अदर एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शेयर, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम, ट्रांसफर फी अदर इनकम, रिटर्न आउटवर्ड, ये हमारा सेल्स परचेज में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एडजस्टमेंट देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइम देखना लगेगा। द ऑथराइज कैपिटल कंपनी का दे रखा है, तो इसका मतलब इसका सिर्फ और नोट्स में काम आएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, दो जगह चला जाएगा, एक चला जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री और एक चला जाएगा इन्वेंट्री में। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, लूज टूल्स अब रिवैल्यूएड 4100, तो हम इस पे भी बात करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे। 2% बेड डेट्स हो गया, फाइनल डिविडेंड 15% प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 2021 में प्रपोज था, विच हैड बीन
डिक्लेयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, 21-22 में पेड किया और हम 21-22 का ही काम कर रहे हैं, तो पेड हो चुका है, इसकी एंट्री होगी प्रपोज डिविडेंड के इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ट्रांसफर 11644 जनरल रिजर्व वॉज टू प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जनरल रिजर्व में प्रपोज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिविडेंड के अंदर पेड होना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%। तो मैंने मोटा मोटा सब चीजें पढ़ लिया और मुझे जहां तक पता है अदर एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके नोट्स तो बड़े ही बनेंगे। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए मैं जो हमारा फॉर्मेट है मैं इसको कॉपी करूंगा, फॉर्मेट को कॉपी करूंगा सो दैट हमारा जल्दी हो जाए। या बना ही ले, चलो बना लेते हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 16 दोनों में होना चाहिए, वैसे देख लीजिए प्रोग्राम ऑनर्स के। है दोनों में? नहीं है तो ऑनर्स में है ये। ऑनर्स में है। प्रोग्राम में 15 है, ठीक है। तो चलो आ जाइए बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 22 पर्टिकुलर नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसके बाद 1 शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर क्या आएगा हमारा, ए पार्ट आ जाएगा। ए पार्ट आ जाएगा शेयर कैपिटल और बी पार्ट आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अब क्या देखेंगे, नंबर 2। नंबर 2 में क्या आ जाएगा हमारा, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट आएगा, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखो इसका नोट बनेगा, मैं नोट नंबर भी लिख देता हूं, इसका नोट भी बनेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ है नहीं तो तीसरा पार्ट आ जाएगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर हमारा आ जाएगा ए पार्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट था तो शॉर्ट टर्म एंड बी पार्ट ट्रेड पेपर टीपी लिख दिया, सी पार्ट अदर करंट लाइबिलिटी एंड डी पार्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आइए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या आएगा हमारा, एसेट। और एसेट्स के अंदर पहला क्या आ जाएगा हमारा, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के बाद ए पार्ट पीपीई हमारे पास है और बी पार्ट इंटेंजिबल एसेट्स भी है।
एंड इन्वेस्टमेंट वगैरह है नहीं तो ख़त्म हो जाएगा अभी ये। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे, दैट इज करंट एसेट। करंट एसेट्स के बाद आ जाओ ए पार्ट, करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं तो सीधा इन्वेंट्री। बी पार्ट ट्रेड रिसीवेबल। सी पार्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड हेयर डी पार्ट। डी पार्ट क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। गुड इवनिंग, बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने देख लिया तो मुझे पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नहीं बनेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का भी नहीं बनेगा, ट्रेड पेबल का भी नहीं बनेगा, अदर करंट लाइबिलिटी का कुछ ऐसा है ही नहीं जो अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर जाए। एक आध पॉइंट क्योंकि कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है तो इसका भी नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी कोई नोट नहीं बनेगा। पीपीई का बनेगा तो इसको नोट नंबर 3 दे देते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का भी नहीं बनेगा, इन्वेंट्री का भी नहीं बनना। ट्रेड रिसीवेबल का बेड डेट्स है तो नोट नंबर 4। कैश एंड कैश का 5, इसका भी नहीं बनेगा। तो 5 ही नोट इसमें बनेगा, बाकी तो डायरेक्ट क्या होगा, फिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए मैं अब आ जाते हैं पी एंड एल की बात करते हैं। तो मैं पी एंड एल को ऐसा करता हूं क्योंकि पी एंड एल सबका सेम ही होता है, इसमें कोई बदलाव होना नहीं होता, तो पी एंड एल को बस मैं कॉपी कर लेता हूं। आ जाइए पी एंड एल। ये पी एंड एल सेम रहेगा जो लास्ट क्लास में बनाया था हमने। और बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, प्लीज जो लास्ट क्लास है, जो सारी क्लासेस देखेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियरिटी हो गई चैप्टर का। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिलने वाला। इस चैप्टर की खास बात है, यू नीड प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ही करना है इस चैप्टर के अंदर, अदरवाइज नॉट पॉसिबल कि आप कोई चीज को बहुत अच्छे से इजीली इस चैप्टर के अंदर कर लोगे। रीजन बिहाइंड क्या है इसके? रीजन ये है कि भैया इस चैप्टर के अंदर फॉर्मेटिंग वाला चैप्टर ज्यादा है, और साथ के साथ आपको बड़ी सारी चीजें ध्यान भी रखनी है ना इसमें। तो ऐसा तो नहीं है आपने कर लिया तो हाँ भैया हो गया, नहीं, ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको। चलिए, अब ये हमने लिख लिया है। इसके बाद जैसे जैसे नोट नंबरिंग होगा मैं दे दूंगा नोट नंबर। पीछे कहां तक दे दिया मैंने? 5 तक दे दिया। बाद बाकी अगर किसी का नोट बीच में बन गया तो बना लेंगे, जैसे चेंज इन इन्वेंट्री का बनना है, परचेज का बनना है, क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न आ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट का नहीं बनेगा, एक ही है बस, वेजिस सैलरी तो है नहीं, दिखा नहीं। तो जैसे जैसे होगा हम वैसे आगे बना लेंगे। तो आगे हम नोट के लिए कॉपी कर लेते हैं। इसमें ज्यादा नोट है नहीं, चलिए। एक नोट इतना बन जाएगा। आपको मैंने बताया था कि जो नोट है ना उसमें 2 नोट सबसे बड़े बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं याद है? रिजर्व एंड सरप्लस और अदर एक्सपेंस। बाकी सभी नोट क्या बनते हैं? छोटे छोटे। लिखने में हो जाएगा। चलिए, हम नोट का कॉपी कर लेते हैं। एक पेज पे हम 2 ही रख रहे हैं कंजेस्टेड ना होने की वजह से। चलो 3 भी रख सकते हैं शायद, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? कोई नहीं, एक पेज पे 2 रख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअल और अच्छे से हो। बस मुझे पेज इसको शिफ्ट करना होगा।
ठीक है, मैं पहले ही कॉपी कर लेता हूं 3-4 पेज पे, सो दैट इजी हो जाए। ठीक है, आ जाइए। अब हम फिल क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को और उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे इसको। पहला है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है हमारा? पी एंड एल में, और पी एंड एल का चेंज इन इन्वेंट्री में। तो भैया पहला जो है, एक काम आप ऐसा कर सकते हो पेपर में थोड़ा और प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के, 5 नोट इसके हैं, बाकी किसके डाल देंगे? पी एंड एल के। तो हम पहले 5 नोट छोड़ देते हैं, 1 2, 2 के बाद, अरे 1 2 3 4 और 5 6। इसके बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे नोट देना पी एंड एल के। एक और पेज ले लेते हैं इसमें, ठीक है। 13 नंबर से पी एंड एल में सबसे पहले हम डाल लेते हैं किसका? यानी चेंज इन इन्वेंट्री। इन इन्वेंट्री मैं धीरे धीरे थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज करता जाऊंगा ताकि आप यूज टू हो जाओ। हाँ ये बेस्ट है, एकदम से मैं बेस्ट बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो मैंने पहले क्या करा था, जैसे मर्जी लिखा। आज क्या चेंज किया इस क्वेश्चन में मैंने, कि आप अगर बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, नोट डाल दो और उतने नोट के छोड़ के बाद पीएनएल का बनाओ, तो ज्यादा आपको और इजी हो जाएगा, क्योंकि जब पीएनएल फिल करने जाओगे तो आप सीधा वहीं पेज से उठाओगे उसको। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री में सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज आपको गिवन है 3 लाख। और इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अभी नहीं, मुझे पता है नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीक्वेंस से चलूंगा, अपने सीक्वेंस को बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, जब आएगा तब लिख लूंगा मैं। ठीक है ना, आगे आ जाइए। इसके बाद क्या कहता है? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो मैं समझता हूं कि इसका नोट अदर एक्सपेंस में जाता है, और अदर एक्सपेंस आपको पता है कि सबसे ज्यादा होने वाला है, तो मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे पूरा अदर एक्सपेंस के लिए ले लूं। ठीक है, तो रेंट, यहाँ लिखेंगे अदर एक्सपेंस, रेंट। कितने रुपए का रेंट है हमारा? 60,000। बड़े ध्यान से करना है। इसके बाद आपका है परचेज। परचेज डायरेक्टली चला जाएगा हमारा, इसमें परचेज रिटर्न भी है तो इसका भी नोट बनाना पड़ेगा इनफैक्ट। तो नोट बना लेते हैं परचेज का। तो यहां पे लिखा हमने परचेज, दैट इज परचेज कितने का है? 6,09,000। सर आपको कैसे पता चला? मैंने इधर देख लिया था रिटर्न आउटवर्ड, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न होता है, इसलिए हमने यहां पे रखा है। सर सेम स्टेप वैसे मार्क्स मिलेंगे सर? इसमें स्टेप वाइज मार्क्स, स्टेप पूरे ही करने पड़ेंगे। डीयू का थोड़ा सा मार्किंग का थोड़ा सा अलग बेकार है सिस्टम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस चक्करों में मत पड़िए आप स्टेप मार्किंग में। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वेजेस, वेजेस किस में चला जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट में। और मैंने कहीं से कहीं तक यहाँ पे सैलरी वैलरी भी नहीं देखा, उस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं देखा, तो मैं इसके लिए नोट नहीं बनाऊंगा। इसके लिए मैं डायरेक्ट पी एंड एल में पुट करना समझदारी समझूंगा। तो एम्प्लॉय बेनिफिट में जाऊंगा और सीधा लिख दूंगा मैं आपका वेजेस कितना दे रखा है, वेजेस 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 5,52,000। तो ये रहा इसके सामने 5,52,000। इसके बाद वेजेस के बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट खर्चा है, कहाँ का पार्ट होगा ये? डिस्काउंट जो होगा वो अदर एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा। तो हेयर डिस्काउंट। देखो मुझे सारी चीजें ना याद हो गई हैं, तो मैं जल्दी जल्दी क्विक कर पा रहा हूं, आपको टाइम लगेगा। मैं बोलता हूं अगर आप बोलो ना सर इस क्वेश्चन को करने में 2 घंटे लग गए, क्या इतना लगना चाहिए? बिल्कुल लग सकता है 2 घंटे भी, आप ये मत समझना कि नहीं लगेगा। अच्छा, डिस्काउंट,
रेंट कब से लाइबिलिटी हो गई? डिस्काउंट हो गया। फ्यूल, फ्यूल भी अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। फ्यूल 25,700। अब बिल्डिंग पीपीई में चला जाएगा, तो इसके लिए हमने पहले ही नोट बना रखे हैं 3-4 कि हम यहाँ पे इसको टेक केयर करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं बिल्डिंग नोट, अरे नोट में आ जाएगा पीपीई, पीपीई, और यहाँ आ जाएगा बिल्डिंग। कितने? 7 लाख। और मैं इसको अंदर इसलिए लिखूंगा क्योंकि यहाँ डैप होगा। बिल्डिंग के बाद कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड किसका पार्ट है? अदर एक्सपेंस का पार्ट है। तो आ जाइए कैरिज, ग्यारह 750। कैरिज के बाद सन्ड्री डेटर, ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, इस पे एडजस्टमेंट है तो नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां बना लेता हूं ट्रेड रिसीवेबल, नोट जो भी नंबर आएगा डाल देंगे। डेटर कितने? ये हमारे सामने ही है, 1 लाख है। आपके उसमें 2 लाख है बुक में, और प्रोग्राम के बुक में तो कहीं ना कहीं कोई अमाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। तो मेरे पास 1 लाख है, मैं 1 लाख लिख लेता हूं अभी। क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, अगर कुछ मुझे क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करना होगा तो मैं करके उसको मैनेज कर लूंगा, क्योंकि ऑनर्स के बुक में 2 लाख बता रहे हैं और प्रोग्राम के बुक में 1 लाख लिखा हुआ है, और मेरे पास भी 1 लाख लिखा हुआ। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कुछ एरर रहा हो, या फिर इन्होंने कहीं और कंपनसेट कर दिया हो, भी पता चल जाएगा। तो हम अभी 1 लाख लिख रहे हैं फिलहाल, इसके ऊपर येलो स्टार डॉट भी लगा दिया। डेटर के बाद क्या है? गुडविल। गुडविल एक ही अकेला है तो हमें एक ही जगह लिख देना है, तो सीधा इंटेंजिबल एसेट्स के आगे 1,30,000। चलिए हम सन्ड्री डेटर गुडविल आ गया। एडवांस टैक्स ये भी अकेला ही है, तो सीधा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के आगे लिख देते हैं एडवांस टैक्स 150। आपके 50 तो यहां कंपनसेट कर दिया उन्होंने, ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आप में कितना है? 150। प्रोग्राम के अंदर ये है, तो कुछ बच्चों को लग सकता है यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा उलट पुलट है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है, ओके है। आप ऑनर्स वाले बच्चे एक बार अगर करना चाहते हैं तो 50,000 लेके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी फिर से आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट्स में, तो यहां थोड़ा सा गैप छोड़ के दैट इज प्लांट एंड 2.5 लाख। और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने में मजा बहुत आता है, अगर आप इंटरेस्ट लेके करो तो ना लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पेजों को पलटोगे, अकाउंटिंग का फील आएगा इसके अंदर। लूज टूल 60,000 किस में जाएगा? इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का एक बना रखा है हमने कॉलम, चेंज इन इन्वेंट्री बना रखा है, तो हमें एक इन्वेंट्री का भी कॉलम बना लेना चाहिए, दैट इज इन्वेंट्री का कॉलम। डेटर के बाद आ जाइए इन्वेंट्री, नोट लूज टूल्स। लूज टूल्स कितने का दे रखा है हमें? 60,000 का। एडवर्टीजमेंट किसका पार्ट है? अदर एक्सपेंस का पार्ट है, तो आ जाती है अदर एक्सपेंस पे। एडवर्टीजमेंट कितने का एडवर्टीजमेंट दे रखा है? 30,000। समझ रहे हैं? जर्नल एक्सपेंस भी यहीं का पार्ट है। कितने? इसके बाद दे रखा है आपको बेड डेट्स, तो ये भी अदर एक्सपेंस का पार्ट है। बिल्कुल एडजस्टमेंट दे रखा है, तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट्स होता है आप एडजस्टमेंट ओपन करके देखिएगा, वहां मैंने बोला यहीं आएगा। और इसके नीचे फिर मैं जो नए वाला है ना वो भी बेड डेट्स ही है, नए वाला जैसे मैंने देखा, तो उसको मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा फर्दर, फर्दर बेड डेट्स, और इसको यहाँ पे लिख दूंगा जब कैलकुलेशन करके बाहर लिख दूंगा। डिवेंचर इंटरेस्ट हाफ ईयर अप टू 30, यानी कहता है भैया जो डिवेंचर है ना वो आधे साल का है, तो इट मीन्स आधे साल का बाकी है,
तो इसका एक नोट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? फाइनेंस कॉस्ट के नाम से। इसका एक नोट बनाएंगे हम फाइनेंस कॉस्ट के नाम से, जहां पे इसका जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है? 6250। इस पे एडजस्टमेंट है, तो इसके एडजस्टमेंट नीचे नहीं है, तो हम लास्ट में भी कर सकते हैं और अभी करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, तो मैं अभी कर लेता हूं। क्लियरली यहां पे लिखा है कि इंटरेस्ट जो पे किया है वो किया है 30 सितंबर 2021 तक, आधे साल का। और डिबेंचर के आगे ऐसा कोई भी डेट मेंशन नहीं है कि ये डिबेंचर इशू कब किया गया था। अगर मैंने डिबेंचर साल के बीच में इशू किया था, 6 महीने तक ही इशू किया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट फाइन है। लेकिन आपको कहीं भी नहीं बताया, तो अब आपको मानना पड़ेगा कि आपने डिबेंचर को जो इशू किया है वो साल के शुरू में ही कर रखा था आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट जो बनना चाहिए था वो कितना बनना चाहिए था? पूरे साल का इंटरेस्ट जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए? पूरे साल का। समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कि डिबेंचर के अगर डेट है तो अकॉर्डिंग टू डेट निकालिएगा, डेट नहीं है तो कब निकालोगे? पूरे साल का। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं डिबेंचर के ऊपर, तो भैया इंटरेस्ट जो बनता है, डिबेंचर था हमारा कितने का? 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख के ऊपर जो रेट दे रखा है हमें, वो दे रखा है दैट इज 5%। तो 5% देखेंगे तो बनेगा 12,500, जिसमें से 6250 ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट पेड करा हुआ है, लिया हुआ है। तो अब हमें इसके अंदर जो इंटरेस्ट हमने अभी तक नहीं दिखाया उसको हम नाम देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? क्योंकि टोटल 12,500 था, जिसमें से अगर आपने 6250 पेड ही कर दिया है तो बाकी आउटस्टैंडिंग बच गया, दैट इज 6250। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया और इसके अंदर हमारा 12,500 आ गया। इसकी डबल एंट्री मैं कर देता हूं। डबल एंट्री पता है कहां जाएगा? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा, जिसके लिए हमने कोई नोट भी नहीं बनाया और हमने बोला कि एक ही एंट्री आनी है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं सीधा अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर जाके 6250। क्या हर एक स्टूडेंट, जितने भी बच्चे लाइव हैं, हर बच्चों को समझ में आया? फटाफट कमेंट में लिखिए ये एडजस्टमेंट मैंने किया है। जितना पार्ट आउटस्टैंडिंग था उसको दो जगह दिखाया, एक तो आपका फाइनेंस कॉस्ट में तो गया ही गया, दूसरा करंट लाइबिलिटी में। जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, अंजलि का कहना है सर आ गया समझ में। ओके, आगे बढ़ जाए। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस है, जो कि किसका पार्ट है? हमारा अदर एक्सपेंस का पार्ट है, मिसलेनियस एक्सपेंस। तो यहां पे लिख लेते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस दैट इज 30,000। इसके बाद इंश्योरेंस है, ये भी किसका पार्ट है? अदर एक्सपेंस का, दैट इज 10,000। और ये कैश एट बैंक और बैंक दोनों का बैलेंस है, तो इसको, इसके लिए हमें एक नोट बनाना चाहिए, दैट इज नोट का नाम क्या रखें? कैश एट बैंक, ये सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट। यहां पे आ जाएगा हमारा कैश एट बैंक। नाउ कैश एट बैंक क्या है? कैश एट बैंक 1,30 और साथ के साथ कैश इन हैंड अमाउंट 1 लाख। चलिए अब देखा जाए अब एडजस्टमेंट नहीं, सॉरी, पहले तो आपका P&L इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर के लिए आपका एक नोट बन जाता है, दैट इज शेयर कैपिटल का। तो आइए शेयर कैपिटल का नोट बना लेते हैं, दैट इज नोट, और ये होगा हमारा शेयर। इसका तो नोट नंबर हमेशा क्या रहता है? 1 ही रहेगा, तो मैं 1 लिख भी दूं तो कोई बुराई नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? ऑथराइज कैपिटल। अगर ऑथराइज कैपिटल आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है तो उसकी कोई डबल एंट्री नहीं होती, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के तरीके से यूज करेंगे, वो एरर नहीं होता है। तो कहता है भैया ऑथराइज कैपिटल हमारा कितने का था? 20 लाख रुपए का। तो सिंपल हमने लिख दिया इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर कैपिटल और यहां लिख दिया 20 लाख का, और इसका टोटल कर दिया हमने 20 लाख, खत्म। इसके बाद इशू एंड सब्सक्राइब, इशू एंड सब्सक्राइब, इशू एंड सब्सक्राइब कितना हो गया? इशू एंड सब्सक्राइब देखा जाए तो यहां पे हमारा 10,000 इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर 10,000 है, और एक है हमारा 100 रुपए का, तो दैट इज 10 लाख। कोई एरियर वगैरह है नहीं, तो सिंपली ये कितना आ जाएगा? 10 लाख। हमने टोटल कर लिया, बाद में मेंशन कर लेंगे। डिबेंचर हमें डायरेक्टली ही लिख लेना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो डिबेंचर डायरेक्ट लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहां जैसे अगर सिंगल डिबेंचर था तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नहीं बनाया, तो डिबेंचर ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में और सीधा अमाउंट लिख सकते हैं, दैट इज आपका 2,50,000। अगला पॉइंट कहता है सेल्स, सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई सेल्स रिटर्न वगैरह है नहीं, तो 18,50,000 सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया आपका सेल। क्रेडिटर भी डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी कोई ऐसा पार्ट है नहीं, तो मैंने यहाँ पे नोट भी नहीं डाला, तो क्रेडिटर आ जाएगा हमारा कितना? 80,000 का। क्रेडिटर आ जाएगा 80,000 का। क्रेडिटर के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, इसका भी नोट नहीं डाला, तो जैसे क्रेडिटर है ना, तो इसके ब्रैकेट में मैं क्रेडिटर और इसके ब्रैकेट में मैं बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकता हूं, जिसके लिए नोट नहीं बनाया है। उससे बेटर थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन आपका बन जाएगा, और जिसके लिए नोट है उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, वहां तो आप क्लियर लिख ही रहे हो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो देता है वो 1,20,000 है। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम का पार्ट है, तो अदर इनकम में भी हमारे पास ऐसा 2 इनकम वैसे दिख रहा है, तो अब हमें नोट बनाना पड़ेगा। तो आइए अदर इनकम का नोट बना लेते हैं क्योंकि 2 पार्ट आ गए ना इसमें। तो आइए अदर इनकम, शेयर कैपिटल हमने आगे बना लिया, इसके बाद बनाते हैं, यही बना लेते हैं हम क्योंकि ये टोटल तो हो गया है। इसी को थोड़ा सा यहां रख लेते हैं। नोट हो गया हमारा किसका? अदर इनकम। पहला क्या था अदर इनकम में? डिस्काउंट रिसीव। सर कैसे पता चला? क्योंकि क्रेडिट में होगा तो डिस्काउंट रिसीव होगा, और डेबिट में होगा तो डिस्काउंट अलाउड होगा, ध्यान रखना। डिस्काउंट रिसीव ऐसे रिटर्न का होता है, अगर सिंपल रिटर्न होता, अगर डेबिट में रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न होता है, और क्रेडिट में जो रिटर्न होता है वो परचेज रिटर्न। और सेल्स परचेज बोले तो आपको कंफ्यूजन तो है ही नहीं। 22,000। ट्रांसफर फीस क्या होता है? हम कई बार कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह या किसी काम के लिए अलग से पैसा लेते हैं, तो वो ट्रांसफर मिसलेनियस एक्सपेंस होता है। फी, ट्रांसफर फी हो गया कितने? 1,000 का। इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड जो कि किस कॉलम में चला जाएगा? परचेज में, तो यहीं पर लेस कर देते हैं, लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है? 1,000। करेक्ट है? यहां तक कोई दिक्कत? आइए अब हम आ जाते हैं सर किस पे? एडजस्टमेंट करने पे। तो एडजस्टमेंट में अगर देखें तो पहला हमने ऑथराइज कैपिटल को कर लिया है, दूसरा स्टॉक। 2 जगह जाएगा, एक जाएगा इन्वेंट्री में जहां हम डायरेक्ट लिख देंगे, और एक चेंज इन स्टॉक में। तो अगर देखा जाए ये 2 जगह जाएगा, तो एक तो चेंज इन स्टॉक में माइनस कर देते हैं, और वो कितना माइनस होगा? 3,50,000 माइनस का, तो ये बचेगा हमारा 50,000, और वो भी माइनस का। दूसरी एंट्री चले जाएगा हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और बैलेंस शीट के एसेट्स में इन्वेंट्री का हमने नोट बनाया था क्योंकि लूज टूल्स भी था, तो इन्वेंट्री का नोट्स बनाया था हमने, नोट्स बनाया था, ये रहा इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक, तो कितने का क्लोजिंग स्टॉक हो गया? ये दैट इज क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 350 का। ये यहां समझे बात आप? 2 एडजस्टमेंट हो गए। डेप्रीशिएशन कहता है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%,
तो पीपीई में जाना पड़ेगा हमें डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितने परसेंट? 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी पे लेस कर दो डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन कितने? 10%। तो 2,50,000 का कितने परसेंट निकाल लोगे? 10%, दैट इज 25,000। इसकी दूसरी एंट्री चले जाएगी कहाँ पे? इसकी दूसरी एंट्री चले जाएगा, डेप्रीशिएशन का नोट होता है एक, जिसको डेप्रीशिएशन एमोटाइजेशन भी बोल देते हैं। तो मैं उसके लिए डेप्रीशिएशन के नोट के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने पी एंड एल वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ तो ले लिया, जगह नहीं है, तो मैं डेप्रीशिएशन का नोट, यहाँ भी जगह नहीं है, एक अलग पेज पे बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ, ठीक है। कॉपी नहीं किया, ऑल दो बना लेते हैं। अकेला नोट बन गया ये डेप्रीशिएशन का, अकेला, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन लिख लीजिए ऊपर। सर इसका नोट क्यों बना रहे हो अकेला है? मैंने देखा है एक और लूज टूल्स पे भी है, ठीक है। डेप्रीशिएशन का नोट बन गया और कितना आ जाएगा यहाँ पे? डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दैट इज 25,000, ठीक है। कितने आ गए? 25,000। अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलें तो कहता है कि रीवैल्यूड लूज टूल्स। लूज टूल्स रीवैल्यूड का मतलब होता है भैया अब लूज टूल्स 41,000 का रह गया है। तो अगर हम इन्वेंट्री में जाके चेक करें कि हमारा लूज टूल्स भैया था कितने का, तो लूज टूल्स था हमारा कितने का? आ जाते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। कहाँ क्या चेंज इन इन्वेंट्री नहीं था ना? ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री में देखेंगे ना। हाँ, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। तो लूज टूल 60 का था, अब कितने का कह रहा है? 41 का। तो नाउ जो बीच का डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस है वो हो जाएगा डेप्रीशिएशन एक तरीके का। हालांकि डेप्रीशिएशन होता नहीं है, लेकिन हम एज अ डेप्रीशिएशन ट्रीट कर लेंगे। तो 41 बच गए, 60 का था आपके पास, 60,000 का था और आप कह रहे हो 41,000 का सर बच गया है। वैल्यूएशन का मतलब इतने का बच गया है, तो मींस जो आपके पास यहाँ 19,000 बचा वो तो आपका डेप्रीशिएशन हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ 19,000 माइनस करेंगे और फिर फाइनल करके यहाँ 41,000 रुपए आप लिख देंगे। फिर 41,000 लिख देंगे, डबल एंट्री डेप्रीशिएशन में पहुंच जाएगा। ये डबल एंट्री डेप्रीशिएशन में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा? 19,000 रुपए। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कितने? 19,000, ठीक है। आ जाइए इसके बाद, प्रोवाइड 2% डेटर के ऊपर बेड डेट्स रिजर्व बनाना है। अब देखिए यहाँ पे बेड डेट्स रिजर्व की बात आ गई, तो ये बेड डेट्स नहीं है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो नाउ जो बेड डेट्स रिजर्व आपका 2% है, हम चले जाएंगे डेटर के नोट पे। तो आइए ट्रेड रिसीवेबल वाला नोट हमारे सामने, ये रहा हमारा ट्रेड रिसीवेबल का नोट। और कहाँ है भैया? ये रहा। अब इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन ऑन डेटर 2%। तो 2% कितना होता है हमारा? 1,00,000 का 2%। उससे कुछ मतलब, बुक में कहा था बेड डेट्स रिजर्व? आपकी बुक में है, और सामने आपकी बुक में, ऑनर्स वाली बुक में। तो चलो मैं 2% के हिसाब से कर लेता हूँ, जो मेरे पास क्वेश्चन है हम उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2,000 आ गया, 2%, दैट इज डबल एंट्री कहाँ चला जाएगा? अदर एक्सपेंस में चला जाएगा ये। तो अदर एक्सपेंस में देखो मैंने यहाँ बेड डेट्स के लिए फर्दर बेड डेट्स का कॉलम बनाया। तो नाउ फर्दर बेड डेट्स अब नहीं होगा क्योंकि ये प्रोविजन है। फर्दर बेड डेट्स सब लिखते हैं जब हमारे पास क्या होता है? बेड डेट्स। तो हम इसको सीधा सीधा उठा के यहाँ लिख देंगे और इस वाले नाम को हम क्या करने वाले हैं? इस वाले नाम को हम सीधा सीधा बेड डेट्स लिखने वाले हैं, इस वाले नाम को प्रोविजन लिखने वाले हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 2,000। डबल एंट्री हो चुकी है। आप आराम से, बिल्कुल धीरे से आप सोचिएगा,
कि पहले एक तो माइनस कर दिया डेटर से और दूसरा यहां चला गया। ठीक है, आइए इसके बाद अगले पे जाएं। फाइनल डिविडेंड 15% प्रपोज डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 20-21 में, लेकिन नहीं दिया, अब 21-22 में दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो माइनस करना होगा। प्रपोज डिविडेंड का दो जगह चला जाएगा, एक कहां चला जाएगा, एक रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस हो जाएगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से भी क्या होगा, माइनस चला जाएगा। किसके लिए, प्रपोज डिविडेंड आपको एडजस्टमेंट बताया था। अगर हम पेड कर रहे हैं तो अब हमें एक रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाना पड़ेगा। दैट इज हम यहाँ पे बना लेते हैं, इस नोट का नाम रख लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, थोड़ा क्योंकि ज्यादा बड़ा बनता है, तो रिजर्व एंड, ये नोट बन गया। ठीक है, इसका नोट नंबर 2 लिख ही देते हैं। अब यहां पे सबसे पहले हमारा आ जाता है सरप्लस, क्योंकि रिजर्व वगैरह तो था नहीं, सरप्लस, और उसमें से हम लेस कर देंगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कितना है, 15% है, तो 15% किस पे निकालोगे आप, 10 लाख पे निकालोगे। तो डिविडेंड निकालने का तरीका, डिविडेंड दैट इज 10 लाख के ऊपर कितने परसेंट, 15%, तो कितना आ गए, 1.5 लाख। तो हम 1.5 लाख यहां से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आप अंदर भी कर सकते हो, बाहर भी। दूसरी एंट्री कहां जाएगा, मैंने क्या बताया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा प्रपोज डिविडेंड, या सिर्फ डिविडेंड लिख दो, 1.5 लाख, और 1.5 लाख किसमें क्या हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा। सर किसमें से माइनस कर रहे हो, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। नहीं तो एक्चुअल में ये बैंक से माइनस होना चाहिए, बट बैंक में कम पैसा है तो हम पूरा एडजस्ट कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। ठीक है ना, तरीका वैसे अगर मेरे से जेन्युइनली पूछा जाए तो होना चाहिए था बैंक में माइनस, जो कम पैसे पड़ते हैं उसे ओवरड्राफ्ट में ले जाना चाहिए था। और तो ये चीजें, लेकिन हम ऐसे अभी जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं उस लेवल पे हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, डिविडेंड के बाद कहता है इसी क्वेश्चन में 11,644 रुपए 11,644 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो कोई बात नहीं, हम जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देते हैं, लेस कर दो यहां से। तो अब जनरल रिजर्व में करने का मतलब ना, मुझे थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट करना होगा, रीजन क्योंकि मैं ऊपर जनरल रिजर्व को लिखता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे पहले लेस कर देता हूं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व है भैया, जनरल रिजर्व हमें दे रखा है एडजस्टमेंट में 11,444, और अब जनरल रिजर्व हम ले जाएंगे यहां पे, जनरल रिजर्व 11,644। समझे बात, नीचे से माइनस और यही ऊपर चला जाता है। ये एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स 50% सबसे लास्ट में होगा, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो इनकम टैक्स नहीं निकाल सकते हो। अब आइए फटाफट से हम सभी नोट्स का क्या करें, टोटलिंग करना स्टार्ट कर दें नोट्स का, ताकि हम हर जगह भेज पाए। तो ये आ जाएगा हमारा 2,25,000, इस पे कुछ भी नहीं था तो एज इट इज आ जाएगा 7 लाख, और ये आ गया टोटल 9,25,000। ये आ जाएगा हमारा 98,000, और ये आ गया टोटल 98,000। इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 3,41,41, 391, और ये आ जाएगा हमारा 3,80,000 आ जाएगा। आप भी क्रॉस वेरीफाई करते रहिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस सबसे लास्ट में बंद होता है क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट होना है। अब अदर एक्सपेंस का टोटल करिए, मैं इनका कर लेता हूं 690 और 10,000, तो 6,09,000, तो 5 लाख, सॉरी 1,000 है ना, रिटर्न एक ही हजार था ना, हाँ 1,000, तो 6,08,000। इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 12,500, ये आ जाएगा हमारा 23,000। ठीक है,
इसका इसका टोटल आ जाएगा 25 और 20 45 यानी 44,000। सबका टोटल कर लिया, सिर्फ अदर एक्सपेंस का रह गया। बताइए अदर एक्सपेंस का टोटल क्या आया? 240750। ठीक है, अब हमने सबका टोटल कर लिया। नाउ नोट नंबर भी दे रखा है, तो हमें बस पोस्टिंग करना है नोट नंबर डाल डाल के, ताकि काम हो जाए। नंबर 1 शेयर कैपिटल, मुझे याद है डिजिट तो मैं लिख दे रहा हूं 10 लाख। ठीक है, याद है, क्वेश्चन करते करते ना आपको भी यूज टू होते होते याद आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस तो सबसे लास्ट में ही डाल सकते हैं क्योंकि उसमें काम होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी सबसे लास्ट में, ये 2 पॉइंट सबसे लास्ट में जाएगा। इसके बाद पीपीई की बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो मैं अगर नोट पे जाऊं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, तो आपका 9,25,000 है। ट्रेड रिसीवेबल 98,000, तो 9,25,000, 9,25,000। तो नोट नंबर 3 डाल ही देते हैं उसके आगे, नोट नंबर 3। और ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना था हमारा? 98,000। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4। अब नोट नंबर 5 आ जाते हैं इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का नोट नंबर जो होगा 391। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का नोट नंबर नहीं डाला हमने, इन्वेंट्री को डालते हैं हम। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, देखो इन्वेंट्री आएगा 4, ये आएगा 5 और ये आएगा 6, तो कितना था? 391 इन्वेंट्री ना, 391। तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिसको आगे नोट नंबर 4 लिखा था शिफ्ट करेंगे, ये नोट नंबर हो जाएगा 5 और इन्वेंट्री को देंगे नोट नंबर 4। ये थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए मैं बाद में लिखता हूँ नोट, ठीक है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नोट नंबर देंगे 6 और ये है 80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नोट नंबर 6 और ये है 80,000। आपको लग सकता है कि ये थोड़ा नीचे है, तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसके सभी नोट आ गए, 2 नोट, तो 1 नोट तो फुलफिल होना ही नहीं है इसका भी। इसके बाद आ जाइए आगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तक आ गए। इसके बाद हमारा शेयर कैपिटल लिख चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस सबसे लास्ट में जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री -50,000 और अदर एक्सपेंस, ये चेंज इन इन्वेंट्री नोट नंबर आगे आ जाते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री 50,000, और वो भी 50,000 कौन सा? माइनस का 50,000, ठीक है ना। तो इसका नोट तो है नहीं, अदर इनकम का नोट नंबर 1 है, 1 नहीं, अब पीछे 6 था तो ये 7 होगा, ठीक है ना। और इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी बनाया, इसका क्या मिलेगा इसको? 9। तो आ जाइए, फाइनेंस कॉस्ट है नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट है नहीं, फाइनेंस कॉस्ट का है, इसको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। डेप्रिसिएशन को क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। अदर एक्सपेंस को क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो हमने नोट का तो वैसे बना लिया है, तो आइए सबसे पहले आ जाते हैं चेंज इन इन्वेंट्री के बाद अदर एक्सपेंस 240,750, अदर एक्सपेंस 240,750, 12 नंबर 240,750, कितने नंबर? 12 नंबर। तो आ जाइए इसके आगे 12 लिख देते हैं, नोट नंबर 12, 12, ठीक है। इसके बाद आगे देखा जाए, आगे देखते हैं परचेज। परचेज को नोट नंबर दिया था हमने, क्या? नोट नंबर 2 दिया था। तो परचेज है 6,08,000, 6,08,000 परचेज है हमारा, 6,08,000। तो नोट नंबर 2 नहीं 8 है ये, 6,08,000। तो इसको नोट नंबर हम 8 कर दें वहां जाके, नोट नंबर 8, तो इसको 8 कर देंगे, ठीक है। नहीं विजुअल है तो इसको, अरे चलो, नोट नंबर 8 फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट को क्या नोट दिया था देख लेंगे, 12,500, और अदर इनकम को नोट नंबर 2 दिया था, दैट इज 23,000। 12,500 और 23,000, 12,500। 2 तो मैंने बोला ही नहीं, किसका? ये तो 7 लिखा है, मैंने वहां भी 7 ही लिखा है शायद, 2 लिख दिया। अच्छा चलो वहां पे कर देंगे। तो अदर इनकम कितना था हमारा? 23,000, 23 ही था ना।
देख लेंगे अभी। और इसके बाद देखते हैं नोट नंबर गलत लिख दिया क्या। अदर इनकम, हाँ ये कितना आएगा, नोट नंबर 7, 23। फाइनेंस कॉस्ट पे देख लेते हैं 12,500, फाइनेंस कॉस्ट 12,500, फाइनेंस कॉस्ट 12,500, नोट नंबर 10 है 12,500, नोट नंबर 10, नोट नंबर 10, 10। अदर इनकम भी हो गया, ऊपर भी हो गया। डेप्रीशिएशन आ जाओ आगे, डेप्रीशिएशन को सबसे सेकंड लास्ट नोट था, तो डेप्रीशिएशन हमारा 44,000। क्या नोट पड़ेगा डेप्रीशिएशन को देखते हैं। डेप्रीशिएशन आएगा 11, कितने हैं 44,000, 11। तो आ जाइए डेप्रीशिएशन की जगह पे लिख देते हैं 11। ये लो आ गया 11, ठीक है ना यहाँ तक। अब आ जाओ और आगे, और आगे देखो, ध्यान से देखते जाना है आपको, फिर करना है उसके अकॉर्डिंग। अब हर नोट को देखें, दो तो बाद में फेल होगा, ये भी हो गया। इसके आगे चेक कर लो, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, टोटल तो हम करते हैं। ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसके आगे भी आ गया, ये भी आ गया, डेप्रीशिएशन भी आ गया, अदर एक्सपेंस भी आ गया, सब कुछ हम ऑलमोस्ट लिख चुके हैं। तो बस हमें टोटल करना है। तो ये 18,50,000 प्लस 23,000, तो 18,73,000। ना इसका टोटल करना है, टोटल एक्सपेंस का ये करिए आप। 6,08,000 और माइनस करना है 50,000, ध्यान रखिएगा, प्लस 5,52,000 प्लस 12,500 प्लस 44,000 प्लस 2,40,750, ये आ गया 14,72,50, यही आ रहा है। 140,72,50 माइनस 18,73,000, ये आ गया 46,57,50। अब इसके ऊपर हमारा लास्ट एडजस्टमेंट वर्क करेगा। लास्ट एडजस्टमेंट 50% है, तो इसका 50% निकालेंगे तो 2,32,800, 2,32,875, 2,32,875, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये भी 2,32,875 बनेगा। अब आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस के नोट पे, 2,32,875, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2,32,875, और यही सेम हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर भी ले जाएंगे। 2,32,875 हमारा बुक से आंसर टैली नहीं करेगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस में थोड़े से क्या थे, वेरिएशन थे, तो हो सकता है उस वेरिएशन की वजह से, लेकिन हमारा आंसर बोथ साइड टैली करेगा। आइए, ऐसा सारे क्वेश्चन का नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, पी एंड एल भी बन ही चुका है, तो अब बस हमें क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस को ओके कर देना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का टोटलिंग का काम करते हैं। तो भैया ये आ गया, इसको टोटल कर लीजिए। दो चीजें माइनस है और एक चीजें प्लस है, तो 11,644 प्लस 23,28,75 प्लस माइनस 1,50,000 और माइनस 11,644, ये आ गया 82,875। अब आ जाइए बैलेंस शीट पे, 82,875, 82,875। नाउ अब टोटल करने का टाइम आ गया है, तो इसका टोटल करिए, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन हम पुट कर चुके हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है। तो इसका टोटल करिए, 1,00,000, 10,00,000, 2,50,000, ये आ गया 17,72,000। नीचे का टोटल कर लेते हैं, दो हजार का कहां फर्क पड़ रहा है, दो का फर्क पड़ रहा है, देखो एक बार। अदर करंट लाइबिलिटी में, हाँ तो खर्चा था, खर्चे में डाल दिया था मैंने। टोटल कर लेते हैं, रुक जाओ दोबारा। 391,
98,000, 80,000 और 1.5 लाख। ये बन रहा है 17,74,000 और हमारा आ रहा है 72,000। 2,000 क्या अदर एक्सपेंस का टोटल आपने ठीक से किया था? तो फिर क्यों? एक बार देखो अदर एक्सपेंस, वहां पे 2,000 ये कंसीडर किया था या नहीं किया था? चेक करो, यहां से गड़बड़ होगा तो हो जाएगा फिर दिक्कत। सर एक बार रिजर्व एंड सरप्लस, रिया रिजर्व एंड सरप्लस की लास्ट क्लास जो हुई थी उसको आप ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो हर बार ही आपका डाउट रहेगा। सही है? तो 2,000 का डिफरेंस शायद मेरे से ऊपर से टोटल गलत हुआ हो। अब समझ रहे हो एक गलती जो है ढूंढने में कितना हमें टाइम लेगा, लेकिन फिर भी हम ढूंढ लेंगे। 2,000। अदर एक्सपेंस का टोटल इसमें नहीं आता ना, तो पी एंडल में जाता है ना। अब देख लेते हैं, पी एंडल में तो गलत उठा के नहीं लिया है। कितना? 240,750 है ना। तो कितना आ रहा है मुझे बताओ? 38, वही तो मैं कह रहा हूँ। करो एक बार टोटल फिर से। 238,750 आ रहा है। 2,000 यही फर्क था, मुझे लग रहा था। अब हमारा इसकी वजह से अब हमारा पूरा पी एंडल हिल गया, क्योंकि वहां पे क्या चला जाएगा? ये भी हिलेगा ना। अब देखो कितनी सारी चीजें गलती होगी। टैक्स भी गलत हो जाएगा और हमारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए कई बार इसे एग्जाम में थोड़ा पेंसिल से कर लीजिएगा ताकि रेज करके करें, फिर फाइनल पेन चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा 2,000 रुपये हमारा 238 है, तो 2,000 रुपये कम हो जाएगा। तो 72 की जगह पे हो जाएगा हमारा ये 62। ये टोटल भी चेक करना। और यहाँ पे हमारा 2,000 बढ़ जाएगा, ये 2,000 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 7। और यहाँ पे 1,000, एक बार आप टोटलिंग कर रहिएगा। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ वैसे तो। 467750 डिवाइडेड बाई 2, ये 2,33,875। 2,33,875। 2,33,875। चेक करिए, ठीक है ये? हाँ, माइनस में है तो माइनस आएगा। एक अमाउंट देखना, अभी मैं दिखा देता हूँ वो एक अमाउंट जिसको देखना है रिया को। ये क्या है बताओ? 6,08,000 माइनस 50,000 प्लस 5, 5, 2, 12,500, 44,000, 238,750, 52। अच्छा 5 आ जाएगा ना ये है माइनस में 18। क्या है? 14। अच्छा, माइनस करके क्या आ रहा है? 46, 77, 50 यही आ रहा है। अब आगे चेक करिए। नहीं भाई, ये आपने गलत बता दिया टोटल इसका। मैंने सही किया था। 50,000 प्लस 44,000।
240 52 50, ये पहले सही था मेरा। 240 52 50 माइनस 73 डिवाइड 2, ठीक है अभी 23 38 75 आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, 23 38 75। तो ये नोट पूछ रहे थे कोई, ये 38 हो जाएगा बस, ठीक है ना, जो पूछ रहे थे। हाँ रिया बताओ इसमें कौन सा अमाउंट पूछना है, हाँ मैं टोटल कर लेता हूँ इसका। A116, और एक जगह और बदलना पड़ेगा, प्रोविजन को भी 23 38 75 करना पड़ेगा, याद रखिएगा। 644 प्लस 2 23 38 75 माइनस 150 माइनस 11644, ये आ गया 83875, 83875। एक तो ये बदलना पड़ेगा 23 68 75, और ये आ गया 83 875। अरे मैंने कहाँ बदल दिया, तेईस 38 75, यहाँ बदलना है। 23 38 75 और यहाँ पे 83 875, 83। अब देखिए ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 74, और ये भी आ जाएगा हमारा 17 74,000। चेक करिए आप, टोटलिंग चेक कर लीजिए सर, 50,000 माइनस होगा। हाँ रौनक मैंने 50,000 माइनस किया है सर, नहीं अमाउंट देखना है, ओके ठीक है। तो एक क्वेश्चन को जब मैं कर रहा हूं 1 घंटा लग रहा है, लेकिन मुझे 1 घंटा पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं। लेकिन जब मैं खुद करूंगा तो मैं स्पीड में करूंगा, तो आपको भी क्या करना होगा, वो स्पीड के अंदर मेंटेन करके करना होगा। लेकिन अभी स्पीड मत बनाना, स्पीड जब 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे, इसके कम से कम अगर आप 15 क्वेश्चंस कर लोगे ना, 15 मैं बता रहा हूं आज लिख के, कितने क्वेश्चन 15, तब समझना आप ये चैप्टर एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप 2 और 3 क्वेश्चन करके जाते हो विदाउट मतलब के किसी के देखे बिना, तो भूल जाओ कि आपका ये चैप्टर एग्जाम में अटेम्प्ट होगा। ओके तो चलिए स्टूडेंट, हम मिलते हैं अगली क्लास में, और जिन बच्चों के डाउट होते हैं प्लीज आप पूछ लिया करिए। आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। और पढ़िए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, बात खत्म।